हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत कुमार और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट का पार्ट 3। पिछले दो वीडियोस बजट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि इस साल के बजट का थीम क्या था। इस साल के बजट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी के लिए 3 मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया किस तरह एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभर रहा है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो नवंबर में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था 500 के और 1000 के नोट्स का, वो क्यों किया गया था बजट के अनुसार। फिर हम लोगों ने देखा कि बजट 2017 में 3 मेजर रिफॉर्म्स कौन कौन से किए गए। वो रिफॉर्म्स थे कि हम लोगों ने बजट को एडवांस किया था, फिर हमने जो रेलवे बजट है उसको जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया था। फिर हम लोगों ने देखा कि इस बजट में फार्मर्स के लिए कौन कौन से प्रपोजल्स हैं और जो ग्रामीण जनता है, जो रूरल पॉपुलेशन है, उनके लिए कौन कौन से प्रपोजल हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे ये लिमिट लगा दी गई है कि वो 2000 से ज़्यादा का डोनेशन कैश में नहीं लेंगे। अगर 2000 से ज़्यादा का डोनेशन उन्हें लेना है तो उन्हें चेक में या फिर कोई डिजिटल मोड के थ्रू लेना होगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है उनका इनकम टैक्स 10% से घटा करके 5% कर दिया गया था। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स दे दिया गया है और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कैसे हाउसिंग सेक्टर में रेंट गिरेगा, ये सब हमने एनालाइज़ किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो एमएसएमई सेक्टर है वहाँ पे जो इनकम टैक्स है उसको 30% से घटा करके 25% कर दिया गया था। तो अगर आप अभी तक ये दोनों लेक्चर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देख पाए हैं तो आप वो जा करके देख सकते हैं। इसका लिंक कमेंट में सेक्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसको पहले एनालाइज करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली 2 इश्यूज़ हैं अभी प्रेजेंटली। पहला है टाइमली क्रेडिट का, दूसरा है नेचुरल कैलामिटीज़ का। देखिए, खेती किसानी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब किसानों को समय पर लोन नहीं मिलता, और अगर लोन मिलता भी है तो उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। कोई भी किसान 2 जगह से लोन ले सकता है। पहला सोर्स है इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं उनमें आते हैं बैंक्स, फिर इसके बाद आते हैं इनमें माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उनमें आते हैं जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं, वो साहूकार वगैरह। तो जो बैंक्स होते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं, इनके द्वारा जो लोन दिए जाते हैं वो सिक्योर होते हैं, प्लस इनका जो ब्याज होता है वो साहूकारों द्वारा लिए गए ब्याज से कम होता है। मगर इशू ये है कि जो बैंक्स हैं इनका रूरल एरिया में पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। अब जब ग्रामीण इलाकों में बैंक ही नहीं रहेगा तो वो लोन कैसे लेंगे, ठीक। तो इस कारण से होता क्या है कि जो किसान हैं वो साहूकारों के पास चले जाते हैं लोन लेने के लिए। साहूकार करते क्या हैं, वो उनसे ज़मीन ले लेते हैं गिरवी पे, और अगर लोन नहीं दिया तो वो ज़मीन हथिया लेते हैं। जिन इलाकों में बैंक है भी वहाँ पर भी ये देखा गया है कि जो किसान है वो साहूकारों के पास ही जाते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि जो बैंक्स हैं वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो किसान है उनका जो एबिलिटी है लोन रिपे करने का वो कम है, इसके कारण जो बैंक है वो किसानों को लोन देने से हिचकते हैं। मगर जो साहूकार वगैरह हैं वो गांव के ही होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जो साहूकार हैं जो काफ़ी नज़दीक में होते हैं किसानों के, और साहूकार जो किसानों को काफ़ी अच्छी तरह से जानता है, तो किसानों को तो जो साहूकार हैं उनको ये टेंशन नहीं रहती कि वो लोन कैसे वसूल करेंगे, क्योंकि वो तो जो किसान है वो तो गांव का ही है। तो वो लोग किसानों से अच्छी तरह से बाद में लोन चुकता कर सकते हैं, ले सकते हैं वापस। इस कारण से हमारे देश में जो फार्मर्स हैं उनको जो क्रेडिट मिलता है उसका जो मेजॉरिटी पार्ट है वो नॉन फॉर्मल सोर्स से आता है, और जो थोड़ा बहुत पार्ट्स बच जाते हैं वो नॉर्मल सोर्स से आते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स से आते हैं। तो बजट में ये सोचा गया है कि जो किसान हैं उनको इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लोन ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए बैंकों को ज़्यादा फंड प्रोवाइड कराया जाए, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाए। और फिर बजट में ये भी प्रोविजन लाया गया कि 10 लाख करोड़ अलॉट किया जाएगा, क्यों? किसानों को कर्ज देने के लिए। फिर एक अनाउंसमेंट ये भी की गई कि जो नाबार्ड फंड है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको 40,000 करोड़ कर दिया जाएगा बढ़ा करके। पहला इशू था कि जो किसान है उसको लोन नहीं मिलता। दूसरा इशू क्या था? दूसरा इशू था कि जो किसान है वो मौसम का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए लास्ट ईयर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस पर यूपीएससी की प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी आया था, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा एक बार। देखिए, अगला ये किया गया कि जो खेती किसानी में जो लोग हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि उनका सॉइल जो है उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं।
तो होता क्या है कि वो एक ही खेत में जो फसल है वो लगातार उगाते रहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता रहता है, कम होता रहता है, और धीरे धीरे जो फसल का जो प्रोडक्शन है वो गिरता जाता है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स बनाए थे पहले, मगर उनका पेनिट्रेशन काफ़ी कम था, वो काफ़ी कम जगह होते थे। तो इससे होता क्या था कि जो सेंटर्स हैं वो तो होते थे, मगर जो किसान हैं उनको जानकारी नहीं होती थी, तो इस कारण से वो इस सेंटर का लाभ नहीं उठा पाते थे। तो सरकार ने अब सोचा क्या है कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र होंगे वहाँ पे मिनी लैब्स बनाए जाएंगे और यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होगी। किसानों के लिए बजट में अगला अनाउंसमेंट यह किया गया है कि नाबार्ड के लिए एक माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया जाएगा। कितने का? 5,000 करोड़ रुपए का। देखिए, जो माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? माइक्रो इरिगेशन सबसे सिंपल होता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक। दूसरा कौन सा होता है? ये होता है स्प्रिंकलर, है ना। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये दो टाइप हैं माइक्रो इरिगेशन के। फिर अगला अनाउंसमेंट ये किया गया कि इरिगेशन इंफ्रा को क्रिएट करने के लिए जो फंड था उसको इंक्रीज किया गया। कहाँ से कहाँ? पहले था 20,000 करोड़, इसको इंक्रीज किया गया 40,000 करोड़। कितने का इंक्रीज किया गया? 20,000 करोड़ का इंक्रीज किया गया, 20 से बढ़ा करके 40 कर दिया गया। फिर एक और काम किया गया ये कि एक डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया जाएगा, DPIF, ये क्रिएट किया जाएगा। 2,000 करोड़ का ये फंड होगा। ये क्यों बनाया जाएगा? देखिए, हमारे देश में काफ़ी सारे गाय भैंस हैं, मगर उनका जो दूध होता है वो लार्जली अनप्रोसेस्ड कंज्यूम किया जाता है। तो इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, जो दूध हैं उनको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये फंड बनाया है। फिर सरकार ने यह भी अनाउंस किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक मॉडल लॉ लेकर आएगी। इसको हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। ये तो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड अनाउंसमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि जो यूथ हैं उनके लिए कौन कौन से अनाउंसमेंट किए गए। पहला अनाउंसमेंट ये किया गया कि एक सिस्टम लॉन्च किया जाएगा जिसमें हम लोग, जो सरकार है वो एनुअल लर्निंग आउटकम मेज़र करेगी। बच्चे ने कितना सीखा वो मेज़र किया जाएगा। फिर एक इनोवेशन फंड बनाया जाएगा, किसके लिए? फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। अगला जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे देश में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से लाखों लोग हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो अनएम्प्लॉयबल होते हैं काफ़ी लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होता। उनके पास स्किल नहीं होता क्योंकि जो कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो करेंट एरा के अनुसार सुटेबल नहीं है। प्लस जो कॉलेज हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास टीचर अच्छे नहीं हैं, वो कंपिटेंट नहीं है अच्छी पढ़ाई देने के लिए। तो सरकार करेगी क्या कि एक एक्रेडिटेशन सिस्टम लाएगी। ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो कॉलेजेस हैं उनको सर्टिफाई किया जाता है उनकी कंपिटेंसी के लिए। उसमें ये सर्टिफाई किया जाता है कि जो कॉलेज है उनकी रैंकिंग क्या है, वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो अच्छे कॉलेज हैं वो लाइमलाइट में आएंगे, वहाँ पे बच्चे जाएंगे और अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। लोगों में स्किल बढ़ाने के लिए लास्ट ईयर एक स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। बजट में ये अनाउंस किया गया कि सरकार इस साल 100 नए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोलेगी। सरकार ने यह भी अनाउंस किया गया है कि भारत में फॉरेन लैंग्वेजेस पे कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे। और सरकार ने यह भी अनाउंस किया गया है कि 5,000 PG सीट, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हर साल बनाए जाएंगे ताकि और लोगों को हायर एजुकेशन में मौका मिल सके पढ़ाई करने का। अब हम लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं। पहला अनाउंसमेंट यह किया गया है कि 500 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे महिला शक्ति केंद्र के लिए। ये जो महिला शक्ति केंद्र होंगे वो विलेज लेवल पे सेटअप किए जाएंगे। हर आंगनवाड़ी केंद्र में एक महिला शक्ति केंद्र होगा। ये जो महिला शक्ति केंद्र है वो महिलाओं में स्किल डेवलप करेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट देगी, फिर उनको ये सिखाएगी कि अपने और अपने बच्चे का हेल्थ कैसे मेंटेन करें, उनको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करें। फिर उनको डिजिटल लिटरेसी भी दी जाएगी। फिर एक स्कीम चलाई जा रही है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपये कैश दिया जाता है। अब क्या होगा कि ये जो वुमेन्स हैं उनको आधार से जोड़ दिया जाएगा और जो पैसे हैं ये 6,000 रुपये उनको डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये होगा कि लीकेज कम हो जाएगा, है ना। जो पैसे महिलाओं के पास जाने चाहिए थे वो पहुंच पाएंगे, बीच में जो बिचौलिए हैं वो नहीं पैसे उड़ा पाएंगे। अब दूसरा फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जो पैसे हैं वो जो औरतें हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाएंगे, तो उन्हें पैसे खर्च करने का अब ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। ये पैसे जो 6,000 रुपये हैं ये उन्हीं लोगों को मिलेंगे, उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए जाते हैं, जो अस्पताल में
बच्चे जन्म देने के लिए जाते हैं और अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए 1,84,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। फिर गरीबों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि सरप्लस लिक्विडिटी के कारण बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट कम करने शुरू कर दिए हैं। ये उनके पास जो लिक्विडिटी है वो सरप्लस कैसे हुई, उनके पास लिक्विडिटी बढ़ी कैसे? देखिए, सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन किया था तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने जो 500 के और 1000 के जो नोट्स हैं वो अपने जाकर बैंकों में जमा कर रहे थे, है ना। तो बैंक के पास कैश अधिक आ गया, बैंकों के पास कैश अधिक आने से उनके पास जो लिक्विडिटी है वो बढ़ गई। इसके कारण उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम करना शुरू कर दिया। इस कारण जो इंटरेस्ट रेट है लोन्स पे वो भी डिक्रीज हो गया। बजट में अगला अनाउंसमेंट ये किया गया है कि जो हेल्थ सब सेंटर्स हैं उनको हेल्थ वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। सरकार ने यह भी अनाउंसमेंट किया गया है कि 2 एम्स खोले जाएंगे। पहला एम्स खोला जाएगा झारखंड में और दूसरा एम्स खोला जाएगा गुजरात में। सरकार ने यह भी अनाउंसमेंट किया है कि जो मेडिकल एजुकेशन है उसके रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको सही किया जाएगा। फिर सरकार ने यह भी कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 52,393 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। फिर बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड होगा। ये कार्ड उनके हेल्थ को मॉनिटर के लिए यूज़ किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पहला फ़ायदा ये होगा कि बुजुर्ग कौन कौन सी बीमारी से पीड़ित हैं सरकार को ये पता चल जाएगा, है ना। तो उन सब बीमारी को रोकने के लिए सरकार को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए उस पर सरकार ज़्यादा जोर देगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जनता में उन बीमारियों के प्रति अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा, लोग अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे। अब हमें चलना है एनर्जी सेक्टर की ओर। सरकार ने ये कहा है कि क्रूड रिजर्व के लिए एक स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाई जाएगी और TISF ट्रेड इंफ्रा एक्सपोर्ट स्कीम लॉन्च की जाएगी फिस्कल ईयर 2017-18 में। सरकार ने अपने बजट भाषण में ये कहा था कि जो इंडिया में जितने भी FDI इनफ्लो होते हैं उनमें से 90% ऑटोमेटेड होते हैं। मतलब कि 90% FDI के लिए सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। फिर सरकार ने यह भी कहा है कि जो रेलवे के जो PSUs हैं, फॉर एग्जांपल IRCTC, उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, जब भी किसी भी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लॉन्च होते हैं तो पब्लिक उन्हें खरीदती है ना। तो ऐसे जो पब्लिक है शेयर को खरीद करके उस कंपनी में से जो गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको रिड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल, अभी मान लेते हैं किसी कंपनी में 100% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब ये कंपनी पूरी तरह से सरकारी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सरकार ने इसका 49% शेयर बेच दिया, तो 49% शेयर पब्लिक के पास चला गया। गवर्नमेंट के पास कितना शेयर रहा? 51%, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो अभी भी गवर्नमेंट के पास है, तो ये अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल ही रहेगा। तो सरकार का प्लान ये है कि जो रेलवे PSEs हैं उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाए। इनसे सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा शेयर बेच करके, और उससे रेलवे में डेवलपमेंट किया जाए। सरकार का अगला अनाउंसमेंट ये है कि FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ये अबॉलिश किया जाएगा। फिर फाइनेंस सेक्टर के लिए सर्ट का निर्माण किया जाएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT। फाइनेंस सेक्टर के लिए एक सर्ट बनाया जाएगा। सरकार 2017-2018 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए 2.44 लाख करोड़ रुपए लेंड करेगी। डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए एक भीम ऐप लॉन्च किया था। इस भीम ऐप को प्रमोट करने के लिए सरकार 2 स्कीम लाएगी। पहली स्कीम होगी रेफरल बोनस फॉर यूजर्स, दूसरी स्कीम होगी कैश बैक फॉर ट्रेडर्स। अभी जैसे कि काफ़ी लोग पेटीएम वगैरह यूज़ करते होंगे तो उसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने पे पैबैक मिलता है ना। तो उसी तरह सरकार का भी ये प्लान है डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए। फिर सरकार ने यह भी कहा है कि जो NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसको अमेंड किया जाएगा। पासपोर्ट सर्विस को और बढ़ावा देने के लिए जो हेड पोस्ट ऑफिस हैं उनको सेंट्रल ऑफिस में यूज़ किया जाएगा। फिर जो विजय माल्या जैसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जो देश से भाग जाते हैं उनको पनिश करने के लिए सरकार एक लॉ लाएगी जिससे ऐसे भगोड़ों के जो संपत्तियां हैं उनको कॉन्फिस्केट किए जा सके। बजट में डिफेंस के लिए 2,74,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है सरकार का वो 21,47,000 करोड़ रुपए है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बजट में प्लान और नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर था ये अबॉलिश कर दिया गया है और सरकार का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहेगा। देखिए जो एक्सपेंडिचर है वो दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार का जो ज़्यादा फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए 37,435 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। फिर जो फंड ट्रांसफ़र होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पास वो 4.11 लाख करोड़ रखा गया है। सरकार अगले 3 सालों के लिए 3% का फिस्कल डिफिसिट टारगेट करेगी, 0.5 का डेविएशन अलॉट होगा। ठीक है, मतलब कि अगर 3% हम लोग टारगेट कर रहे हैं और सरकार अगर 3.25% भी अगर ले आती है तो इसे एक्सेप्टेबल माना जाएगा। फिर सरकार ने यह कहा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.9% पे आ गया है। 2017-18 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.2% ऑफ जीडीपी इतना प्रोजेक्ट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए टोटल एलोकेशन 39,61,354 करोड़ का हुआ है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स आते हैं, इनमें रेलवे भी आता है ना, प्लस ट्रांसपोर्ट भी आता है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो भी आता है इसमें। फिर जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरवेज हैं, ये भी इसमें आते हैं। तो इतने में से जो 1,31,000 करोड़ रुपए है इतना एलोकेट किया है रेलवे के लिए। फिर 64,000 करोड़ दिया गया है हाईवेज़ को। फिर 1.5 लाख ग्राम पंचायत में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए टारगेट रखा गया है। फिर सरकार कह रही है कि एक न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी लाई जाएगी विथ न्यू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब आई काम की बात। सरकार ने यह कहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो 3 लाख से ऊपर का है, 3 लाख रुपए से ऊपर का है, वो कैश में नहीं होगा। ठीक, मतलब कि 3 लाख से ऊपर आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो उसको आपको या तो चेक से या तो कोई डिजिटल मोड से करना होगा। वैसे इस जो प्रपोजल है उसका ओरिजिन क्या है? ये जो प्रपोजल आया था ये कहाँ से आया था? देखिए जो SIT जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ऑन ब्लैक मनी, इसने ये रिकमेंड किया था कि 3 लाख से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होना चाहिए। सरकार ने SIT की ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली और इस बजट में इसको अनाउंस कर दिया। तो देखिए ये जो प्रपोजल है इसके 2 फायदे हैं। पहला, ब्लैक मनी रिड्यूस होगा, है ना, क्योंकि देखिए जो भी पेमेंट चेक या डिजिटल मोड में होगा उसको ट्रैक करना आसान होता है ना। ब्लैक मनी ज़्यादातर कैश में होती है, तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश में नहीं होगा तो ब्लैक मनी रिड्यूस होगा। दूसरा बात ये कि इससे जो है वो कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ये जो डिसीजन है 3 लाख रुपए वाला वो 1 अप्रैल 2017 से इनफेक्ट में आ जाएगा। इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करेगी। तो देखिए जो इस बजट का थीम था क्लीन इंडिया, उसमें 2 चीज़ें लाई गई थी। पहली चीज़ क्या लाई गई थी? पहली चीज़ लाई गई थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलेगा वो उसका लिमिट 2,000 रुपये होगा कैश में। दूसरा क्या क्लीननेस लाया गया? दूसरा लाया गया 3 लाख की लिमिट लगाई गई ऑन कैश ट्रांजैक्शन। अब आई सबसे काम की बात, माल सस्ता होगा या नहीं। देखिए सरकार ने इस साल जो सर्विस टैक्स है, जो इंडायरेक्ट टैक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी सरकार ने कहा है कि इस फिस्कल ईयर में GST इंप्लीमेंट हो जाएगा, है ना, तो काफ़ी सारे जो इंडायरेक्ट टैक्स हैं वो सब्स्यूम हो जाएंगे GST में। तो फिर चेंज करने से फ़ायदा क्या है? सरकार ने सिगरेट्स, पान मसाला, बीड़ीज और हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। ठीक, ये ड्यूटी बढ़ गई तो क्या होगा? उस पर टैक्स बढ़ गया, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, जो सिगरेट वगैरह, पान मसाला जो है, सब महंगा हो जाएगा। सिगार्स, फिल्टर एंड नॉन फिल्टर सिगरेट्स और जो फिल्टर खैनी होती है, जर्दा वगैरह होता है, गुटखा वगैरह होता है, ये सब चीज़ें महंगी हो जाएगी। देखिए मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो हैं, PCBs जो हैं, उस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। आप जो टिकट बुक करते हैं IRCTC वेबसाइट से वो सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस पर जो सर्विस फ़ी लगता था उसको हटा दिया है। अगला अनाउंसमेंट ये है कि जो LED लाइट्स हैं वो सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूटीज ऑन पार्ट्स ऑफ LED लाइट्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ड्यूटी ऑन सोलर टेम्पर्ड ग्लास एंड सोलर पावर इक्विपमेंट हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस। तो ये जो चीज़ें हैं सब सिर्फ सस्ती हो जाएंगी। बजट ने ये प्रोजेक्ट किया है कि इनडायरेक्ट टैक्स में 8.8% का बढ़त आएगा और जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें 15.3% का बजट आएगा। देखिए सरकार ने टैक्स तो बढ़ाया नहीं, तो ये बजट कहाँ से आएगा? ये बजट आएगा जो कंप्लायंस है उसको बढ़िया करने से, मतलब जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे पकड़ करके टैक्स लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे 2 चीज़ें होंगी। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं वो टैक्स पैकेट में आएंगे, है ना, तो हमारा जो टैक्स बेस है वो बढ़ेगा।
और दूसरा ये, जो लोग अपना इनकम कम दिखाते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं उन्हें भी पकड़ के सही टैक्स लिया जाएगा उनसे। हर बजट में एक आम जनता दो चीज़ें देखती है। पहली चीज़ ये होती है कि क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ महंगी होगी। दूसरी चीज़ ये देखती है कि टैक्स बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या सस्ता होगा या क्या महंगा, ये तो हमने बता दिया आपको अभी। अब आपको हम बताते हैं कि क्या टैक्स बढ़ा है या क्या टैक्स घटेगा। तो देखिए, गौरव सर ने एक स्पेशल वीडियो बनाया है इस पर, जिसमें एक टैक्स कैलकुलेट करना सर ने आपको बताया है। तो अगर आपको कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करें, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने सिंपल जो टैक्स ब्रैकेट है, स्लैब्स हैं, उनके बारे में बताया है। कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, उसका यहाँ पे स्लैब दिया हुआ है। पहला 2.5 लाख तक, दूसरा है 2.5 लाख से 5 लाख, तीसरा है 5 लाख से 10 लाख और चौथा है 10 लाख से ज़्यादा। तो जो लोग 2.5 लाख से कम कमाते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो लोग 2.5 लाख से 5 लाख कमाते हैं उन पर 5% टैक्स लगेगा। जो लोग 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं उस पर 20% टैक्स लगेगा। जो लोग 10 लाख से ऊपर कमाते हैं उन पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है जो कि 60 साल से 80 साल के बीच का है, कहाँ से कहाँ तक, 60 से 80 साल के बीच का, उन पर टैक्स रेट क्या है? 3 लाख से कम कमाएंगे तो नो टैक्स, 3 लाख से 5 लाख कमाएंगे तो 5% टैक्स, अगर 5 लाख से 10 लाख कमाएंगे तो 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर कमाएंगे तो 30% टैक्स। अच्छा ये बताइए, 60 से 80 है तो इतना। अगर कोई सीनियर सिटीजन 80 साल से ऊपर के हैं तो देखिए, अगर वो 5 लाख से कम कमाते हैं उन पर टैक्स लगेगा नो टैक्स। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर कमाते हैं तो टैक्स लगेगा 20%। अगर 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो टैक्स लगेगा 30%। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं, यूथ्स के लिए, पुअर के लिए और हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं। एनर्जी, फाइनेंशियल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, फिजिकल सिचुएशन क्या है अभी कंट्री की। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने केवल ये बताया है अभी कि क्या क्या कितने कितने एलोकेशंस हुए हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो रेल है, क्योंकि देखिए इंफ्रा में कई चीज़ें आती हैं। पहला आता है रेल, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें आता है एयरपोर्ट वगैरह सब आता है इसमें। तो देखिए, इस बजट में जो जनरल बजट और रेल बजट, इसमें दोनों मर्ज कर दिया गया है। तो ये पार्ट तो हमने देख लिया, अब हमें देखना है रेल बजट के बारे में। तो रेल बजट के बारे में पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो रखा है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सरकार ने कैसे ट्रांजैक्शन पे 3 लाख का कैप लगाया है, मतलब 3 लाख से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश में नहीं होंगे। फिर हमने देखा कि सरकार ने इंडायरेक्ट टैक्स को नहीं बढ़ाया है। तो जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे रेल बजट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।